नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एक सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए कच्चा चिट्ठा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान मजहबी कट्टरपंथ के वायरस की जड़ों को किस तरह से मजबूत कर रहा है और अब उसमें फंस चुका है, इस बात का खुलासा हुआ है कि अब उससे बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। और इसी कट्टरपंथ की आग में आज पाकिस्तान के शहर जल रहे हैं। धार्मिक उन्माद में पागल हो चुके कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को लाहौर शहर में बड़े बड़े इलाकों में जाकर किस तरह का उत्पात किया है, वहां आगजनी की है, उसकी तस्वीर देखिए। ये कट्टरपंथ की वो आग है जिसमें पाकिस्तान लगातार 3 दिन से झुलस रहा है। न पाकिस्तान की पुलिस फोर्स और न पाकिस्तान की सेना इन उन्मादियों की भीड़ को रोक पा रही है और इनके सामने जो आ रहा है सब खाक हो जाता है। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को दंगाइयों की भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। सड़कें जैम हैं। जब इन दंगाइयों की भीड़ को तितर बितर करने पाकिस्तान पुलिस या सुरक्षा बल के सैनिक पहुंचते हैं तो उनका ये हाल होता है। पाकिस्तान सुरक्षा बल का ये सैनिक दंगाइयों के हत्थे चढ़ गया, जिसे पीट पीट कर भीड़ ने अधमरा कर दिया। उसे यहूदी बताकर पीटा गया, सड़क पर गिराकर पीटा गया। लब्बैक 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 लब्बैक। पूरे पाकिस्तान में इन दिनों यही नारा गूंज रहा है और हल्ला मच रहा है। आग लगा रही भीड़ को रोकने वाली पुलिस फोर्स का हश्र ये हो रहा है। भीड़ पुलिस वालों को घेर कर पीछा करके पीट रही है। पुलिस ही नहीं, सेना के उन जवानों को भी घेर कर पीटा जा रहा है जिन्हें पाकिस्तान की शान कहते पाकिस्तानी थकते नहीं। और गलत कर रहे हैं यार, बहुत गलत कर रहे हैं यार। पाकिस्तान के हर शहर का कमोबेश यही हाल है। लाहौर में मंगलवार की दोपहर को हिंसा भड़की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने देखते ही देखते शहर को आग के हवाले कर दिया। लाहौर से भड़की ये आग देखते ही देखते पाकिस्तान के कई शहरों में फैल गई और हर जगह निशाने पर लिए गए पुलिस और आर्मी के लोग। ये वीडियो पाकिस्तान के रावलपिंडी का बताया जाता है, जहां दंगाइयों की भीड़ को काबू करने पहुंची फोर्स खुद भीड़ का शिकार हो गई। फ्लाईओवर पर जान बचाने पहुंचे जवानों को घेर लिया गया, छतों से उन पर पथराव किया गया और नीचे से भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस और आर्मी के जवानों को हर शहर में इसी तरह घेर कर इतना पीटा जा रहा है कि वो अधमरी हालत में सड़क पर पड़े मिल रहे हैं। मजहब के नाम पर भड़काई गई इस भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं एक कट्टरपंथी पार्टी के नेता। बीते 3 दिन से TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन मजहब के नाम पर किया जा रहा है। प्रदर्शन का मजहबी मामला देखकर आम लोग भी इसमें जुड़ गए। TLP नेताओं के इशारे पर प्रदर्शन रोकने आए सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया गया।
कट्टरपंथियों का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान की सरकार भी उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर दिख रही है। इमरान के मंत्री शेख रशीद का ये बयान इसकी गवाही देने के लिए काफी है। मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तुम्हारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी। सरकार के इशारे पर मजहबी उन्माद में पगलाई भीड़ के सामने सुरक्षा बल ने भी घुटने टेक दिए हैं। आपका जो अज़म है ना, अज़म माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि इससे बाकी लोगों को तो लेट्स तकलीफ ना देना, हम उनको तकलीफ तो ना दे जो आम लोग हैं। पाकिस्तान में दिन रात प्रदर्शन जारी है, सड़कों पर लोग जमा हैं, पुलिस और भीड़ का टकराव जारी है। ये वीडियो रावलपिंडी का बताया गया, जहां बुधवार की सुबह 4 बजे तक पुलिस और दंगाइयों के बीच फायरिंग होती रही। दंगाइयों ने ऐलान कर दिया कि इमरान खान के घुटने टिकवाए बिना नहीं जाएंगे। और हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान हथेली पर रख कर आए हैं। हम यहाँ देखने तमाशा गिरोह नहीं है, तमाशे तमुशे देखने असी नहीं आए, असी हुजूर अलैहिस्सलाम दी खत्म नबूवत वास्ते अपनी जाना कुर्बान करने वास्ते। पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन और पुलिस फोर्स को पस्त कर देने वाली इस भीड़ का जोश ठंडा पड़ते ही तहरीक के लब्बैक के नेता कट्टरपंथी जुमलों से उन्हें और भड़का रहे हैं। जो इमरान खान की जालिम और बदमाश हुकूमत और कुफ्र की सहूलतकार हुकूमत ने जो तशद्दुद, जो सितम और जो भी जुल्म की दास्तानें रकम करनी थी वो कर ली। शैलिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन आज जो हुजूर के गुलामों पे केमिकल और तेजाब मिला हुआ पानी फेंका गया है, हम इतना कहना चाहते हैं कि ये तो दुनिया की तकलीफ है, हम सह लेंगे बेटा। जरा तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सुलगते हुए पाकिस्तान के पीछे दरअसल फ्रांस के खिलाफ भड़का गुस्सा है। दरअसल फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून छापा था। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति का इस्लामिक आतंकवाद पर कठोर बयान भी आया था। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी टीएलपी ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस दौरान टीएलपी नेताओं ने फ्रांस के राजदूत को निकालने की मांग रखी थी। इमरान सरकार ने टीएलपी नेताओं से राजदूत को निकालने का वादा किया था। इमरान सरकार ने कहा था कि प्रदर्शन बंद कर दिए जाएं और 20 अप्रैल से पहले फ्रांस के राजदूत को निकाल दिया जाएगा, लेकिन राजदूत को निकालने के बजाय टीएलपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएलपी के नेता साद हुसैन रिजवी को कैद करने के बाद कार्यकर्ताओं ने लाहौर फूंक दिया। अब प्रदर्शनकारी अड़े हैं कि फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकाला जाए और साद हुसैन रिजवी की रिहाई के बाद ही यह आग बुझेगी। इमरान सरकार इंटरनेशनल बिरादरी में नाक बचाने के नाम पर फ्रांस पर कार्रवाई नहीं कर रही और पाकिस्तान सेना और सरकारों के पाले हुए कट्टरपंथ के वायरस की आग में झुलस रहा है। और बात करते हैं भारत की। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अब उकसाने की कोई भी गलती करेगा तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उसे कभी छोड़ेगी नहीं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सैन्य कार्रवाई तक कर सकता है, जिससे एशिया की इन 2 परमाणु संपन्न देशों में गृह युद्ध हालात जो बनते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के सामने आते ही इमरान खान और उनके जनरल बाजवा की इस सबको देखते हुए गिग्गी बन गई है। पाकिस्तान की सेना के जनरल बाजवा लगातार अपने फौजियों के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक इन सभी को भारत के सर्जिकल स्ट्राइक 2021 के अंदेशे ने दहशत की गहरी खाई में ढकेल दिया है। जी हां, आपने एकदम दुरुस्त सुना, भारत का सर्जिकल स्ट्राइक 2021। ये बात किसी और ने कही होती या फिर कहीं और से सामने आई होती
तो शायद इमरान खान और उनके वफादार दरबारी इसे नजरअंदाज कर भी सकते थे। लेकिन ये सच तो सामने आया है 7 समंदर पार अमेरिका से, क्योंकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए अगर भारत को उकसाने की गलती करता है तो उसे इस बार पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से तनिक भी पीछे नहीं हटेगा, यानी सर्जिकल स्ट्राइक 2021। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही पाकिस्तान में मानो दहशत का बाजार गर्म हो गया है। भारत जवाब की शक्ल में देगा ये कैसा हमला हुआ और कैसा नुकसान हुआ। आप भारत के जवाब को सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं या फिर भारत का जवाब, लेकिन जो भी होगा जवाब इतना भयानक और सख्त होगा कि पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कार्रवाई करे। अमेरिका ने खतरे के आकलन पर एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध का खास तौर पर जिक्र है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में फिर से भारत को उकसाता है तो एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की पिछली सरकारों की तरह खामोश नहीं रहेगी, बल्कि मोदी की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने में जरा भी परहेज नहीं करेगी। भारत पाकिस्तान तनाव हो या चीन के साथ सीमा पर झगड़ा, अमेरिका की नजर हर स्थिति पे बनी रहती है। ऐसे में सामान्य हालात के बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से पाकिस्तान की इमरान सरकार सख्ते में आ गई है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट को जमीन पे उतारा गया तो भारत को तो नुकसान होगा ही, पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार 2 बार पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई पहले ही कर चुकी है। भारत ने सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी आतंकियों ने सितंबर 2016 में भारत के उरी में किए गए हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर आतंकियों को मारा था। इसके बाद 2019 में पाकिस्तान की शह पाकर जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिक बलों के काफिले पर घातक हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के तुरंत बाद 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके न सिर्फ आतंकियों का खात्मा किया बल्कि पाकिस्तान को भी सबक दे दिया था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि भारत ने अपनी पॉलिसी बदल ली है और भारत अब बर्दाश्त करने के रास्ते से हट चुका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव की ये स्थिति दुनिया के लिए चिंता की बात है। दुनिया पर एक बार फिर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि जंग जैसे सूरत हाल पैदा हो गए हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके परमाणु संयंत्र पर साइबर अटैक किया, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा। तबाही का काउंटडाउन शुरू हुआ। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इनकी पुरानी दुश्मनी बहुत जल्द परमाणु युद्ध की शक्ल अख्तियार कर ले तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन खतरे का सबब तो यह है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो इसकी जद में पूरी दुनिया
दुनिया आ जाएगी। दोनों देशों का साथ देने के लिए उनके मित्र देश युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे और दुनिया की एक बड़ी आबादी बेमौत मारी जाएगी। दरअसल दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, ईरान का आरोप है कि इजराइल ने उसके परमाणु संयंत्र पर साइबर अटैक किया, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया। जबकि इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने यूएई के समुद्री तट पर खड़े उसके एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि दोनों देशों के बीच लाल सागर में विवाद काफी गहराया हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर आरोप लगाया कि उसने एक साइबर अटैक में उसके तनांज परमाणु संयंत्र की बिजली गुल कर दी थी। खास बात यह है कि यह अटैक तब हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तनांज परमाणु संयंत्र में एक नए सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन किया था। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट की बात अगर माने तो इस हमले में काफ़ी नुकसान हुआ है और इस संयंत्र की यूरेनियम संवर्धन यानी परमाणु बम बनाने की क्वालिटी वाला यूरेनियम बनाने में कम से कम 9 महीने का वक्त और लगेगा। ईरान का नातांज परमाणु संयंत्र हसन रूहानी के सपने को साकार करने में जुटा है। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ईरान एटमी ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला कर सके। तो नातांज परमाणु संयंत्र में हाई क्वालिटी वाला यूरेनियम तैयार किया जा रहा था। खुद हसन रूहानी ने पिछले शनिवार को इस परमाणु संयंत्र में एक नए सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन किया था, लेकिन चंद घंटों बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान सहम उठा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि नातांज परमाणु संयंत्र में एक बड़ा धमाका हुआ। इससे जमीन के अंदर बने संयंत्र के भीतर स्थापित सेंट्रीफ्यूजों को बिजली पहुंचाने वाला पावर सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक अनुमान के मुताबिक इस धमाके के बाद फिर से परमाणु बम बनाने की क्वालिटी वाला यूरेनियम तैयार करने में कम से कम 9 महीने लग जाएंगे। जबकि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि यहूदी समर्थक ईरान से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा और इजराइल से उसकी हरकत का इंतकाम जरूर लेगा। अभी जो कुछ लास्ट वीक में हुआ नातांज में जो फैसिलिटीज़ के ऊपर हुआ, उससे पहले जो एक ईरान के एक शिप के ऊपर अटैक हुआ जो लाल सा खाड़ी में खड़ा हुआ था, तो इन सब चीज़ों से सीधा सा ये है कि मोसाद अपनी तरह से इस बात को, इजराइल अपनी तरह से इस बात को चाहता है और दूसरा ये अमेरिका को ये बताना चाहता है कि हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम ईरान को किसी भी हद तक ये लेने नहीं देंगे। तो इन साइबर अटैक से होता क्या है कि कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए आपकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है या उसकी पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो लेकिन सवाल ये कि ईरान के नातांज परमाणु संयंत्र पर हमले का आरोप इजराइल पर ही क्यों लगा? ईरान तो ये आरोप अमेरिका पर भी लगा सकता था। तो आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल ने ईरान को चेताया था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करे, जबकि दूसरी ओर जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ईरान के साथ 2015 में हुए समझौते को फिर से लागू करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले हफ्ते वियना में बातचीत भी हुई कि जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे तो ओबामा के बाद, तो उन्होंने जो डील थी बीच में दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर डील, उसको उन्होंने वापस कर दिया। उससे निकल गया अमेरिका। उससे जब अमेरिका उससे निकल गया तो डील का मतलब ही बेमानी हो गया एक तरह से। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरह से हम इसमें चलते रहें और फाइनली अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो क्योंकि ये उन्हीं के टाइम की डील थी, उन्होंने कहा कि हम इसमें वापस आएंगे। तो इसलिए अब ईरान को तो ये थोड़ी होप बंधी हुई है, लेकिन वो अपने टर्म्स भी चाहता है। ईरान हद से गुजर जाना चाहता है। इजराइल से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो खबर आई है कि ईरान ने इजराइल के एक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया है।
इजराइल का आरोप है कि ईरान ने नातांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की है। इजराइल की एक कंपनी के जहाज को यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह के पास निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया और इजरायली टेलीविजन चैनल ने इस हमले की जानकारी दी। इजरायली मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि जहाज पर हमले के पीछे ईरान का हाथ था। अधिकारी ने बताया कि यह हमला मिसाइल से किया गया था, लेकिन इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ और जहाज अपने आगे के सफर पर निकल गया। ईरान के परमाणु संयंत्र पर साइबर अटैक के बाद जिस तरह उसने प्रतिक्रिया दी है, उससे तो तनाव और बढ़ने के आसार हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल कुछ और कदम भी उठा सकता है।